हेलो 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 सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है, हमारे कंप्यूटर एग्ज़ाम की क्विज़ चली हुई है। इसके अंदर हम हिस्ट्री टॉपिक रखने वाले हैं। तो आज भाग 5 आ चुका है हमारा, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चन रखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन रहेंगे 201 से लेकर 250 तक के। बाकी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हमारे क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। कोनराड ज़्यूस को किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन रहेगा हमारा डी ऑप्शन। उन्होंने पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया था, जो कि Z3 के नाम से बनाया गया था। कोनराड ज़्यूस ने पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z3 बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ENIAC को बनाने वाले प्रमुख इंजीनियर कौन थे, या फिर प्रमुख वैज्ञानिक लगा लो, तो वो कौन थे? तो ENIAC कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यह बनाया किसके द्वारा गया? यह बनाया गया जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकले के द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ENIAC कंप्यूटर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोकले के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो ग्रेस हॉपर थे, उनको किस उपाधि से जाना जाता था? उन्होंने किस लैंग्वेज को बनाया था? उन्होंने ग्रेस हॉपर ने तो उन्होंने बनाया था कोबोल लैंग्वेज को। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ये डी ऑप्शन हमारा। अमेजिंग ग्रेस कोबोल की जननी किसी ये ग्रेस हॉपर को उपाधि मिली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। वेनेवर बुश जो थे उन्होंने किस कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव रखा था, जिसे हाइपरटेक्स्ट के पूर्वज माना जाता है? उन्होंने किस कॉन्सेप्ट का प्रस्ताव रखा था, इसके अंदर ये पूछा गया है। और हाइपरटेक्स्ट का पूर्वज क्यों माना जाता है? वेनेवर बुश को ही माना जाता है। किस लिए माना जाता है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? तो उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था? मेमेक्स का प्रस्ताव रखा था, यानी कि मेमोरी एक्सटेंडेड का प्रस्ताव रखा था वेनेवर बुश ने। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स बेबेज को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सभी को पता है चार्ल्स बेबेज कौन थे। वो थे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। उन्होंने किस मशीन को बनाया? उन्होंने दो मशीनें बनाई। एक थी डिफरेंस इंजन, एक थी एनालिटिकल इंजन। तो इसीलिए उनको किस उपाधि से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरपा बाद में डारपा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बाद में क्या बोला गया? यह डारपा के नाम से मशहूर हुआ, यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो डिफेंस आ गया यहाँ पर। तो किसके लिए था ये? रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। आरपा की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आरपा की स्थापना हुई थी। ब्लिटकली पार्क जो था, वो किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है?
तो जो दूसरे विश्व युद्ध में कोड तोड़ने का कार्य किया जाता था वो ब्लीटैकली पार्क के हिसाब से जाना जाता है। वो ऐतिहासिक घटना किससे जुड़ी है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कोड तोड़ने का कार्य जो होता था वो घटना इससे जुड़ी है, ब्लीटैकली पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान कंप्यूटिंग का उपयोग मुख्यतः किस लिए हुआ? तो वही बात आ गई यहाँ पर भी, कोड ब्रेकिंग और कैलकुलेशन के लिए वर्ल्ड वार 2 के दौरान कंप्यूटिंग का उपयोग मुख्यतः हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहने वाला है। तो क्या था? वर्ल्ड वार 2 के दौरान कंप्यूटिंग का उपयोग मुख्यतः किस में किया गया? कोड ब्रेकिंग और कैलकुलेशंस के लिए यह यूज हुआ कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपानेट का विकास किस देश में हुआ? तो सभी को पता है, अमेरिका के अंदर आरपानेट बनाया गया था। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को जोड़कर आपस में नेटवर्क बना दिया गया, 3-4 यूनिवर्सिटी को जोड़कर, तो उसे आरपानेट बोला गया। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ यूनाइटेड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रारंभिक गवर्नमेंट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रारंभिक गवर्नमेंट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट थे उनका मुख्य उद्देश्य बताओ क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, प्रारंभिक गवर्नमेंट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था वैज्ञानिक और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, BBC माइक्रो कंप्यूटर किस देश में स्कूल एजुकेशन के लिए लोकप्रिय हुआ? तो वो किस देश के लिए लोकप्रिय हुआ था? वो हुआ था यूनाइटेड किंगडम के लिए, यानी कि ब्रिटिश के अंदर BBC बनाया गया। और माइक्रो कंप्यूटर यह था, यानी कि छोटा कंप्यूटर था जो कि स्कूलों में लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके लिए बनाई गई थी? तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो किसके लिए बनाई गई थी? वो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना राइट रहेगा, लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई थी। भारत में स्कूल लेवल पर कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने में किस प्रोग्राम की भूमिका रही है? तो एक क्लास प्रोग्राम था जिसकी भूमिका भारत के अंदर रही है कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा देने में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहने वाला है। ICT यानी कंप्यूटर स्कीम से रिलेटेड थी ये, गवर्नमेंट प्रोग्राम था ये एक प्रकार का, जिसका नाम था क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम किस दशक के आसपास शुरू हुआ? तो यह हुआ 1960 के दशक में, पहला कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन में प्रैक्टिकल लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? प्रैक्टिकली अगर हम कंप्यूटर लर्न करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के तरीके से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहला कंप्यूटर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था?
तो जो पहला कंप्यूटर प्रिंटर था वो मैकेनिकली तरीके से कार्य करता था और लाइन बाय लाइन कार्य करता था। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। पहला कंप्यूटर प्रिंटर किस टेक्नोलॉजी पर आधारित था? मैकेनिकल और लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्कैनर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कैनर से क्या करते हैं हम? जो फिजिकली डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए ऑप्शन। स्कैनर टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेर्टी कीबोर्ड जो है उसका लेआउट का नाम कहाँ से आया था? यानी कि क्वेर्टी नाम कहाँ से आया था कीबोर्ड के अंदर? तो जो क्वेर्टी लिखा हुआ है QWERTY, वो कीबोर्ड की पहली रोज है जो उनके अक्षरों से क्वेर्टी नाम आया है। तो इसीलिए उसे कीबोर्ड कैसा बोला जाने लगा? क्वेर्टी कीबोर्ड बोला जाने लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग किस में होता है? जॉयस्टिक एक प्रकार का 3D इमेजिंग के लिए, जैसे कि गेमिंग में यूज़ होता है, सिमुलेशन कंट्रोल करने में यूज़ होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहने वाला है। जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग गेमिंग और सिमुलेशन कंट्रोल करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेब कैम का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वेब कैम का मुख्यतः उपयोग वेब कैमरा होता है। इसका मतलब यानी कि वेबसाइट के जरिए कैमरा चलाया जाता है, जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है, लैपटॉप के ऊपर, या फिर अलग से लगाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। वीडियो को कैप्चर करने के लिए और वीडियो कॉलिंग करने के लिए वेब कैम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंच कार्ड टैबुलेशन सिस्टम का उपयोग सबसे पहले किस बड़े कार्य के लिए हुआ था? तो जो पंच कार्ड का उपयोग हुआ वो 1880 के दशक के आसपास हुआ हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो जो टैबुलेटिंग मशीन थी उसके अंदर ही पंच कार्ड का यूज़ किया गया। तो सबसे पहले यूज़ कब हुआ पंच कार्ड का? 1801 ईस्वी के अंदर हुआ था, जो कि एक लूम मशीन बनाई गई थी, उसके अंदर इसका यूज़ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है? तो जनगणना के लिए अमेरिका में इसका यूज़ किया गया, टैबुलेटिंग मशीन का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी ऑप्शन। पंच कार्ड टैबुलेशन सिस्टम का उपयोग जनगणना डेटा प्रोसेस करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइम शेयरिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? तो टाइम शेयरिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता है जो प्रत्येक डिवाइस को बराबर बराबर टाइम बांट दिया जाता है, तो उसे टाइम शेयरिंग सिस्टम बोल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का टाइम शेयरिंग भी होता है। तो राइट आंसर बताओ कौन सा रहने वाला है यहाँ पर? तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी ऑप्शन। यहाँ पर टाइम शेयरिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? कई यूजर एक साथ कंप्यूटर रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं एक साथ में बराबर बराबर हिस्से के टाइम में, यानी कि एक ही साथ में कंप्यूटर के रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं आपस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
रियल टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो रियल टाइम कौन सा कंप्यूटिंग सिस्टम होता है? यानी कि हमें परमानेंट उसी टाइम पर काम करना पड़ता है। जिस तरह से टाइम बम होता है, अगर वह टाइम पर न फटे तो वह रियल टाइम नहीं होगा। अगर वो बाद में फटे तो उसका कार्य बेकार हो जाएगा। तो जैसे कि फ़्लाइट बुकिंग होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है, वो प्रत्येक एक एक सेकंड उसके लिए यूज़ होती है। यानी कि कामयाबी वहीं मिलती है जहां टाइम पर काम होता है। तो जिस तरह से फ़्लाइट बुकिंग के अंदर अगर हमारी टिकट बुक नहीं होती है तो क्या पता हमसे पहले कोई और कर जाए, तो टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। ट्रैफिक कंट्रोल में अगर 1-2 सेकंड की देरी हो जाती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है वहाँ पर। तो इसीलिए रियल टाइम कंप्यूटिंग सिस्टम, फ़्लाइट बुकिंग और ट्रैफिक कंट्रोल ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग कंपनीज की शुरुआत मुख्यतः किस क्षेत्र से हुई? तो वो हुई बिजनेस और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपिंग से। यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग एरा में कंप्यूटर जॉब्स को प्रोसेस करने में मुख्यतः कितना समय लगता था? तो यानी कि घंटों या फिर दिनों के अंदर परिणाम आते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग में। तो जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं ज़्यादा तेज़ी से स्किप कर देता हूँ। एस्काई का पूरा नाम बताओ क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है हमारे एग्जाम्स के अंदर, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो एस्काई की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। यूनिकोड स्टैंडर्ड किस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया? सबसे पहले यूनिकोड की फुल फॉर्म देखो क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल कोड। यानी कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रकार के ये जो होते हैं अक्षर होते हैं, उनके लिए यूनिकोड बनाया गया है। वो कोड में परिवर्तित कर देता है ताकि हमारे कंप्यूटर को समझ में आ सके कि अगले ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। यूनिकोड स्टैंडर्ड की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। तो विभिन्न भाषाओं के करैक्टर को एक समान तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। IEEE ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो IEEE ऑर्गेनाइजेशन है जो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से जुड़ी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहने वाला है। IEEE ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ISO स्टैंडर्ड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ISO स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता और कंपैटिबिलिटी सुनिश्चित करता है। तो ISO स्टैंडर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता और कॉम्पैटिबिलिटी सुनिश्चित करता है। यूएसबी स्टैंडर्ड किस प्रकार के डिवाइस को कनेक्ट करने में मदद करता है? तो यूएसबी किस प्रकार के डिवाइस को कनेक्ट करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के पेरिफेरल डिवाइस को, यानी कि बाहरी डिवाइस जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूएसबी का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फेमस फर्स्ट्स इन कंप्यूटिंग, जो पहले कंप्यूटिंग के अंदर पहले नंबर पे आए, उसके बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। कंप्यूटर बग शब्द किस वास्तविक घटना से माना जाता है? तो कंप्यूटर बग जो है एक वास्तविक कीड़े के मशीन में फंसने से बग आ गया था, यानी कि उसे बग बोलने लगे बाद में, यानी कि इंग्लिश में कीड़े का मतलब बग ही होता है। तो अगर हमारे कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर आ जाता है उस टाइम पे बग बोला जाने लगा आगे चल के। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। कंप्यूटिंग बग शब्द किस वास्तविक घटना से जुड़ा माना जाता है? एक वास्तविक कीड़े के मशीन में फंसने से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला कंप्यूटर गेम किस प्रकार का था? तो जो पहला कंप्यूटर गेम था वो सिंपल टिक टैक टॉय, टेनिस जैसे बेसिक गेम होते थे, वो इसी प्रकार के होते थे पहले वाले गेम। पहला कंप्यूटर गेम सिंपल टिक टैक टॉय के हिसाब से था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला ईमेल अटैचमेंट किस दशक में भेजा गया था? तो जो पहला ईमेल अटैचमेंट था जो वो 1990 के दशक के अंदर भेजा गया था। कंप्यूटर एनिमेशन की शुरुआती उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? कंप्यूटर एनिमेशन का शुरुआती उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र के अंदर हुआ? तो वैज्ञानिक विजुअलाइजेशन और फिल्म इंडस्ट्री में कंप्यूटर एनिमेशन का यूज़ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला 3D प्रिंटर किस दशक में विकसित हुआ था? तो वह हुआ था 1980 के दशक में पहला 3D प्रिंटर बना दिया गया था। क्लाउड व मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुके हैं। अमेजन वेब सर्विस AWS बोला जाता, जिसे किस वर्ष लॉन्च हुआ अमेजन वेब सर्विस? तो वो लॉन्च हुआ 2006 के अंदर। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म किस मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का? तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर किस प्रकार की सर्विस है? तो यह भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि सर्वर क्लाउड पर होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? तो जो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, एक ही हार्डवेयर पर कई वर्चुअल सिस्टम चलाना इसका कार्य होता है। एक ही हार्डवेयर पर कई सारे वर्चुअल सिस्टम चलाना वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डेटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो डेटा सेंटर जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर डेटा रखते हैं, सर्वर को स्टोर व मैनेज भी करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी रहने वाला है यहाँ पर। डेटा सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर डेटा और सर्वर को स्टोर व मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला स्मार्ट वॉच कॉन्सेप्ट किस दशक में सामने आया? तो जो पहला स्मार्ट वॉच कॉन्सेप्ट है वो 1980 के दशक में सामने आया। वियरेबल कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वियरेबल कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेक्नोलॉजी को शरीर के साथ इंटीग्रेट करना, यानी कि जैसे घड़ियाँ होती हैं वो वियरेबल होती हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को शरीर के साथ इंटीग्रेट करना वियरेबल कंप्यूटिंग होता है। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में बढ़ रहा है? तो वर्चुअल रियलिटी जो होती है वो गेमिंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर और ट्रेनिंग देने में भी इसका यूज़ होता है, वीआर टेक्नोलॉजी का। और वीआर टेक्नोलॉजी से क्या होता है, हम मूवी भी देख कर आते हैं वीआर बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी जो एआर होता है और वर्चुअल रियलिटी में मुख्य अंतर क्या होता है? तो जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है वो वास्तविक दुनिया में डिजिटल कंटेंट जोड़ती है, और जो वीआर होता है यानी कि वर्चुअल रियलिटी होती है जो, वो पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड बनाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है सी ऑप्शन। पहला व्यावसायिक ड्रोन कॉन्सेप्ट मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा था? पहला व्यावसायिक ड्रोन कॉन्सेप्ट जो था मुख्यतः वो किससे जुड़ा था? वो सैन्य उपयोग से जुड़ा था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन हमारा। पहला व्यावसायिक ड्रोन कॉन्सेप्ट सैन्य यानी कि मिलिट्री उपयोग से जुड़ा था। कंप्यूटिंग माइलस्टोन से क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1940 का दशक कंप्यूटिंग हिस्ट्री में मुख्यतः किस लिए जाना जाता है? तो जो 1940 का दशक है वो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स होते थे, यानी कि जो एनिएक होता था उसके निर्माण के लिए 1940 के दशक में उसका निर्माण हुआ था। तो यह एनिएक के निर्माण के लिए जाना जाता है। 1980 के दशक में कंप्यूटिंग हिस्ट्री में मुख्यतः किस लिए जाना जाता है? 1980 का दशक, तो जो पर्सनल कंप्यूटर थे हमारे उस समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाने लगे और व्यापक प्रसार हो गया उनका। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। 1980 के दशक में कंप्यूटिंग हिस्ट्री में पर्सनल कंप्यूटर के व्यापक प्रसार के लिए जानी जाती है 1980 का दशक। 1990 का दशक कंप्यूटिंग हिस्ट्री में मुख्यतः किस लिए जाना जाता है? तो 1990 के दशक में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के व्यापक प्रसार के लिए 1990 का दशक जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2000 के बाद का दशक जो था वो कंप्यूटिंग में मुख्यतः किस लिए जाना जाता है?
तो 2000 के बाद, एक मिनट, 2000 के दशक के बाद जो है हमारे स्मार्टफोन चालू हो गए थे आने, सोशल मीडिया हो गया था और क्लाउड कंप्यूटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में चला हुआ है। तो 2000 के बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और क्लाउड कंप्यूटिंग का उदय हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर। आज का हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आज की कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी का भविष्य मुख्यतः किन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, तो यह बताओ किन क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है हमारा भविष्य, क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर बढ़ रहा है, और ऑटोमेशन यानी कि जो रोबोट्स हैं ये अपने आप कार्य कैसे करते हैं, इनकी ओर बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आज की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है। तो हमारा यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको यह फॉर्मेट चाहिए क्वेश्चन का ऐसा फॉर्मेट आप लगा सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9996655846। वहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और अगर आज का ये फॉर्मेट लगाना है तो पार्ट 5 ज़रूर लिख दें हिस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं आपको यह सेंड कर दूंगा ऐसा फॉर्मेट। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत।